हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के ऊपर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें बार बार एक पॉइंट आ रहा था, नो सेपरेट लीगल इंडिविजुअलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़, और भी कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। जब मैंने आपको बार बार कहता था कि कंपनी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और कंपनी में को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट है 1956, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट था 1912 का, और पार्टनरशिप एक्ट था 1932 का। ये भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कंपनीज एक्ट है 1956 का, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंपनीज एक्ट 1956। एक कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन इसमें कराना मैंडेटरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी नहीं चला सकते हैं। इसका जो क्रिएशन होता है स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। लाइबिलिटीज़ सभी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, किसी की भी अनलिमिटेड नहीं होती है। और एक जो कंपनी है, बिजनेस है, उसकी आइडेंटिटी बिजनेस ओनर से अलग होती है। जैसे कि मेरा पर्सनल एक आधार कार्ड है, वो मेरी एक आइडेंटिटी है, वैसे ही बिजनेस का एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है जो बिजनेस की एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। उसकी एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, अलग एक पर्सन होता है, लीगली पर्सन होता है। उसका कोई फेस नहीं होता है, लेकिन उसका एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। उसके नाम से सारे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसका एक रोल होता है। ऑर्गेनाइज मतलब कि कंट्री में उसकी एक पहचान होती है, जो उसकी कॉमन सीड होती है, जो उसकी स्टैंप होती है, उससे ही उसकी पहचान होती है, उससे ही उसके डिसीजंस लिए जाते हैं। उसकी अपनी एसेट्स होती हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ओनर से अलग से ही उसके सब कुछ होता है। वो टैक्स भी पे करती है, वो प्रॉफिट भी अर्न करती है, सब कुछ करती है कंपनी। तो कंपनी की एक तरह से अलग अलग से आइडेंटिटी होती है। तो कंपनी का मतलब है जब कुछ लोग साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इनकॉर्पोरेशन के बाद में, जिसका पर्पस कुछ स्पेशल होता है, लाइबिलिटीज सभी की लिमिटेड होती है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है मेंबर से या जो उसके ऑनर से अलग होती है, और उसकी कॉमन सील होती है। कॉमन सील मीन्स स्टैंप होती है उसके नाम से, जिसके स्टैंप के बाद ही उसका डिसीजन ऑथेंटिक या ऑफिशियली माना जा सकता है। और पब्लिक कंपनी के केस में उसके जो शेयर्स हैं वो खरीदे बेचे जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में नॉर्मली जो पैसा होता है वो पब्लिक से जनरेट किया जाता है, शेयर्स इशू करके प्राइमरी मार्केट में। वो चीज़ वैसे आगे आएगी भी, काफ़ी आगे आएगी, वो तो +2 में आएगी ये चीज़। और सेकेंडरी मार्केट में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने शेयर खरीद लिया कंपनी का जो कंपनी ने इशू किया है, वो मैं आगे बेच भी सकता हूँ। तो ये होती है कंपनी। अब कंपनी के फीचर्स पे आ जाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए कंपनी का मीनिंग क्या होता है। पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था कि वॉलंटरी मेंबरशिप थी, इसमें क्या है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड होती है। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी सिंगल इंडिविजुअल्स कंपनी नहीं बना सकता। मिनिमम 7 पर्सन्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी केस में, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग होने चाहिए। जिससे मान लो कि आप और कोई एक आपका दोस्त है कंपनी खोलना चाहता है, तो वो प्राइवेट कंपनी बना सकता है। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। द कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच हैज़ मोर देन 1 पर्सन, इट रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल। मतलब कि बिना रजिस्ट्रेशन किए कंपनी नहीं बनाई जा सकती, कंपनी शुरू नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिसमें पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। कोई भी सिंगल पर्सन जो है बिजनेस नहीं कर सकता कंपनी का। सेकंड पॉइंट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो एक अलग से भी होती है, ये लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कंपनी को। कंपनी का कोई बॉडी नहीं होती है कंपनी की, लेकिन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल किस लिए, क्योंकि ये लॉ से बनी है। लीगल पर्सन किस लिए, क्योंकि लॉ से भी बनी है, और इसके बाद सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि ए कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ ओनली ए क्रिएशन ऑफ लॉ, इट इज़ एन इनविजिबल इंडिविजुअल हैविंग नो बॉडी एंड सोल। इसके पास कोई बॉडी या सोल नहीं होती है। कंपनी कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शंस बट कैन होल्ड प्रॉपर्टी एज एन ओनर, मेंटेन इट और सेल इट, एंड कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज। जो हम फंक्शंस करते हैं वो सभी कुछ कर सकती है, बस फिजिकली नहीं कर सकती है, लेकिन उसके नाम पे सब कुछ हो सकता है। मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके ओनर्स अगर मर जाते हैं तो सारी एसेट्स कंपनी की हैं, बिजनेसमैन की नहीं है। तो
कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, आल्दो कंपनी इज ए लीगली क्रिएटेड पर्सन नॉट येट अंडर आर्टिकल 19, हैंस लाइक ऑल अदर सिटीजन्स द कंपनी हैज़ नो राइट टू एक्सरसाइज द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स को दिए गए हैं, राइट टू हियर वगैरह के, वो कंपनी को नहीं मिलते हैं। कंपनी के पास बाकी सारे राइट्स हैं, सभी को ड्यूटीज़ हैं, सभी कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं। उसके पास बस बॉडी नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ लीगल पर्सन है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग बनता है, उसकी अलग से पहचान बनती है। थर्ड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उनकी आइडेंटिटी से कंपनीज की आइडेंटिटी अलग होती है, एक सेम नहीं होती है। कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, एंटर इनटू एग्रीमेंट्स, इट कैन फाइल सूट अगेंस्ट एनीबॉडी, इट कैन आल्सो बी सूड। बल्कि कंपनी प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है, बेच भी सकती है, एग्रीमेंट में एंटर भी कर सकती है, किसी के ऊपर केस भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। ऑल द लाइबिलिटीज एसेट्स बिलोंग टू द कंपनी इटसेल्फ, नॉट टू द ओनर्स। इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के नाम पे जितनी भी एसेट लाइबिलिटीज हैं वो कंपनी के नाम पे ही हैं, उनका शेयर होल्डर से या उनके ओनर से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो कंपनी की ही है। लाइक द पार्टनरशिप organization, the members of the company are not bound by the actions of the company. The company is also not responsible for the actions of its members. पार्टनरशिप के केस में क्या होता था कि जो पार्टनर्स कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के हर एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन इस केस में कंपनी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उसके किसी भी मेंबर की किसी भी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि अगर कंपनी की उस पर स्टैंप नहीं लगी हुई है तो कंपनी का कोई उसे लेना देना नहीं होता है। कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग चीज़ होती है, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि लाइफ ऑफ अ कंपनी इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन ऑल द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की जो लाइफ होती है लॉन्ग होती है बाकी सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसमें क्या होता था, सिंगल इंडिविजुअल है, मर गया, बीमार हो गया, बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप है, कोई एक दो मर गए, बिजनेस खत्म। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, करता मर गया, काम खत्म। और क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जैसे कि अगर जो फार्मर्स हैं या जो भी हैं उनके पास मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो भी काम खत्म हो सकता है कई बार गड़बड़ घोटाला भी होता है, कोई पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचता है। जॉइंट इन द फैमिली के बिजनेस के केस में क्या होता है कि करता मर गया, बिजनेस खत्म, ऑर्गेनाइजेशन खत्म। लेकिन इसमें जैसे लिखा भी गया है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि कोई चाहे आए कोई चाहे जाए कंपनी हमेशा चलती रहती है। जैसे हम दुनिया में कहते हैं कि मैं अगर दुनिया में हूँ या ना भी हूँ लेकिन दुनिया चलती रहेगी, तो सिंपल सी बात है कोई मर भी जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई दिवालिया हो जाए, कोई छोड़ के चला जाए, उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ। कंपनी को डेथ तो हो ही नहीं सकती है, कंपनी बीमार भी नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी बंद हो सकती है। उस केस में ही एक चीज़ वो है कि कंपनी किसी की डेथ से बैंक्रप्सी के इफेक्ट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंस इट इज़ अ लीगल पर्सन इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली थ्रू इट्स द लीगल प्रोसेस। अगर उसे आप लीगल बंद करते हैं तो ही कंपनी बंद हो सकती है, नहीं तो कंपनी की जो एक्सिस्टेंस है लॉन्ग टर्म की होती है, लाइफ टाइम से भी ज़्यादा होती है। किसी के मरने जाने आने से किसी को कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। सभी शेयर होल्डर्स के जो लाइबिलिटीज़ है कंपनी में, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। अब शेयर्स क्या होता है, जो कंपनी की कैपिटल होती है उसका एक जो शेयर होता है वो हम परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने शायद अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा, अब तक अगर आप पढ़ चुके होंगे तो। लेकिन जैसे कंपनी कोई कैपिटल जनरेट करती है, पैसा पब्लिक से कुछ पैसा जनरेट कर रही है, तो वो शेयर्स इशू कर रही है और जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो उसके शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, और शेयर होल्डर्स ही पब्लिक कंपनी के इसमें ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ओनरशिप जो होती है शेयर होल्डर्स की होती है कंपनी में, चाहे आपके पास 2 शेयर हैं, चाहे 2 करोड़ शेयर हैं या 200 करोड़ शेयर्स हैं, तो सभी की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। द वर्ड जनरली हेयर मीन्स द कंपनी कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी थ्रू ए गारंटी। मतलब कि सभी मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज़ है वो लिमिटेड होती है। किसी एक पर्टिकुलरली अगर कोई स्टेटस है, कोई गारंटी है, कोई गारंटी दे रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में, तो ही उसी मेंबर की जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड हो सकती है अगर कोई अपनी ही गारंटी दे रहा है तो। हैंस बिकॉज ऑफ लीगल स्टेटस और एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी ऑल द लाइबिलिटीज रेस्ट ऑन द कंपनी इटसेल्फ, नॉट ऑन द मेंबर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है।
बल्कि किसी भी केस में, लॉस की केस में कुछ भी होता है लोन के केस में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर आ जाएगी, मेंबर्स का उससे कोई लिंक नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर। जैसे कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे कोई हाथ पैर बॉडी वगैरह नहीं है, तो साइन नहीं कर सकती है। अंडर द कंपनीज एक्ट द राइट टू यूज़ अ कॉमन सील हैज़ बीन गिवन टू इट। मतलब कॉमन सील एक तरह से स्टैम्प होती है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, वो एक तरह से उसके साइन होते हैं। और कॉमन सील जो दी जाती है वो उसके सेक्रेटरी को दी जाती है, क्योंकि जैसे ट्रेजरर है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, 3 मेनली पर्सन्स होते हैं कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में जो सब कुछ मेंटेन करते हैं, कुछ मतलब कि मीटिंग डिसीजंस वगैरह सब कुछ नोट कर डाउन करते हैं। तो सेक्रेटरी के पास पावर होती है कॉमन सील को होल्ड करने की और उसे यूज़ करने की। इट इज़ एसेंशियल टू हैव कॉमन सील अलोंग विद द सिग्नेचर्स ऑफ एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज विटनेसेस टू गिव एनी डॉक्यूमेंट ए लीगल शेप। मतलब कि कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन उस पर होने चाहिए अप्रूवल के लिए, और कॉमन सील उस पर लगी होनी चाहिए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट बन सके। तो यह कॉमन सील कंपनी की स्टैम्प होती है जिस पर 2 डायरेक्टर से मिनिमम साइन होने चाहिए फॉर अप्रूवल। 3 पॉइंट और रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक, जैसे कंपनी मैंने बताई 2 तरह की होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में सारे शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स नहीं होते हैं उसमें, सभी कुछ ओनरशिप जो होती है प्राइवेटली इंडिविजुअल्स की होती है। बट पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक जो है शेयर्स को खरीद या बेच भी सकती है, मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकती है किसी और के नाम पे, जो पार्टनरशिप या जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के केस में नहीं था। मान लो कि मैंने पब्लिक कंपनी का एक शेयर खरीदा है, वो मैं किसी और को बेच भी सकता हूँ बिना किसी कंपनी के अप्रूवल के, क्योंकि यही एक एडवांटेज होता है पब्लिक के पास में कि वो पब्लिक कंपनी के शेयर को बेच के अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है इसका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी के केस में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, अरबों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो वो डे टू डे रूटीन कंपनी का नहीं मैनेज कर सकते हैं, बल्कि जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स जिसको हम बोल रहे हैं वो पूरी तरह से स्कैटर्ड होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए होते हैं। तो उन सबका एक साथ मिलके बिजनेस डिसीजंस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस बिजनेस अफेयर्स को चलाने के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ही डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट पार्टी के वो पॉइंट मतलब कि पार्ट्स होते हैं वो। तो इससे ये पता चलता है कि मेंबरशिप मतलब कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों ही एक के हाथ में नहीं होती है। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं और जो एक जगह पे बिजनेस को रन करते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी भी मोटिव से हो सकता है, लेकिन वो अपने उस कंपनी के ओनर्स हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग हाथों में होती है। अगर कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है, तो छोटी कंपनी है तो कुछ ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं होता, कंपनी के ओनर से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी है एप्पल, रिलायंस, या एप्पल, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट है, अलीबाबा है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, सैमसंग है। उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग लोगों की होती है। लेकिन रिलायंस जैसे प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मैनेजमेंट भी उसी की है और ओनरशिप भी उसी की है। मैं ये बता रहा हूँ पब्लिक कंपनी के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में होती है। लास्ट पॉइंट है इसका रिस्क बियरिंग। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी अगर बड़ी होगी तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा हो गई। इन अ सोल ट्रेड ऑल द रिस्क हैव टू बी बोर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल। पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होंगे सभी को फेस करना पड़ेगा रिस्क को। इन केस ऑफ कंपनी द रिस्क गेट्स डिवाइडेड अमंग नुमरस शेयर होल्डर्स, नो बडी फील्स द बर्डन। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या था कि एक अकेला बिजनेस के रिस्क को सभी कुछ बर्डन लेगा अपने ऊपर। पार्टनरशिप में 2 लोग होंगे, 2 अपने ऊपर रिस्क लेंगे। लेकिन कंपनी के केस में सारा जो रिस्क होगा सभी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी किसी के ऊपर पर्सनली सिंगल इंडिविजुअल पर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। दैट इज़ वाई कंपनी डज नॉट हेजिटेट टू अंडरटेक मोर रिस्की वेंचर्स बिकॉज वेयर देयर इज मोर रिस्क द अपॉर्चुनिटीज प्रॉफिट्स आर मोर। तो कंपनी हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरटेक मोर रिस्की वेंचर्स एंड इट प्रॉफिट्स गोज टू इट्स मेंबर्स एंड द सोसाइटी। ठीक है, अब हम रिकैप ले लेते हैं। कंपनी क्या होती है, जो एक इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अंडर। पहला पॉइंट है इसका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 होने चाहिए। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसकी कोई बॉडी सोल नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है अपनी पोजीशन में,
सारे राइट्स ड्यूटीज इसके पास होते हैं लीगल राइट्स, किसी के में केस करना सब कुछ होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी पहचान जो होती है अपने शेयर होल्डर से, अपने ओनर से अलग होती है। ये किसी में केस भी कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है, इसके अगेंस्ट में भी केस किया जा सकता है। सारी एसेट्स लाइबिलिटीज जो बिजनेस के नाम पे, कंपनी के नाम पे है, वो मेंबर से अलग होता है। इसकी अलग से एक पहचान बनती है, आईडी प्रूफ बनता है इसका। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी कभी बंद नहीं होती है लीगली स्टेटस, लीगली प्रोसीडिंग्स के अलावा। किसी मेंबर्स के मरने की वजह से, किसी भी जिंदा रहने की वजह से, छोड़ जाने की वजह से कंपनी बंद नहीं होती है। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इसकी एग्जिस्टेंस होती है, जो कि बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं था। लिमिटेड लाइबिलिटीज, सभी की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, किसी पर्टिकुलर स्टेज को छोड़ के। किसी की अनलिमिटेड हो सकती है अगर वो गारंटी देता है तो। कॉमन सील मीन्स एक कंपनी के नाम से स्टैम्प होती है जो सेक्रेटरी मेंटेन करता है, उसी के पास सारे राइट्स होते हैं उसे होल्ड करने के, उसे यूज़ करने के, लेकिन मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के साइन उस पर होने चाहिए कंपनी की किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसके अप्रूवल से कि उसको एक लीगल शेप उसे मिल सके डॉक्यूमेंट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो कंपनी के शेयर्स हैं वो पब्लिक ट्रांसफ़र भी कर सकती है, एक दूसरे को बेच भी सकती है और ट्रांसफ़र भी कर सकती है। देयर इज़ नो नीड टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जैसे पार्टनरशिप में था वो इसमें नहीं है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा फैले हुए होते हैं। अगर कंपनी का साइज़ बड़ा है तो, छोटा है तो ओनर्स ही मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो बहुत ज़्यादा जगह पे ओनर्स फैले हुए होते हैं, तो वो मैनेजमेंट के लिए अलग से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। रिस्क बियरिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा रिस्क एक के ऊपर होता था, पार्टनरशिप में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता था, लेकिन कंपनी केस में ओनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो सब में रिस्क बढ़ जाता है, तो किसी पर ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। इसी वजह से कंपनी रिस्क ले सकती है और प्रॉफिट उसे अर्न करके मेंबर्स को ही उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो ये था अच्छा टॉपिक कंपनी एंड इट्स फीचर्स। कल हम पढ़ेंगे कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। थैंक यू।